नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था। इसमें हमने 3 व्यवस्थाओं को शामिल किया है: स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था और महालवाड़ी व्यवस्था। देखो, इस टॉपिक से बार बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, तो आज हम बिल्कुल बेसिक से मैप और एग्जाम्पल की सहायता से इस टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इन तीनों भू राजस्व व्यवस्थाओं की बेसिक जानकारी हम ले लेते हैं। पहली व्यवस्था है स्थायी बंदोबस्त। इसकी शुरुआत की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में। इसे ब्रिटिश भारत के बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और उत्तरी बनारस में लागू किया गया। ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी इस व्यवस्था में जमींदार की थी। ये ब्रिटिश भारत के 19% हिस्से पर लागू की गई थी। दूसरी व्यवस्था है रैयतवाड़ी व्यवस्था। इसकी शुरुआत की थी टॉमस मुनरो और कर्नल रीड ने 1820 ईस्वी में। इसे मुंबई, मद्रास, असम और पूर्वी बंगाल में लागू किया गया था। ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी इस व्यवस्था में किसान की थी। ये ब्रिटिश भारत के 51% हिस्से पर इस व्यवस्था को लागू किया गया था। तीसरी व्यवस्था है महालवाड़ी व्यवस्था। इसकी शुरुआत की थी होल्ट मैकेंजी ने 1822 ईस्वी में। इसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब में लागू किया गया था। भूमि पर गांव का अधिकार था और इस व्यवस्था में ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी गांव के मुखिया की थी। ये समस्त ब्रिटिश भारत की 30% भूमि पर लागू किया गया था। यहाँ पर एक शब्द आप बार बार सुन रहे हो, ब्रिटिश भारत। ब्रिटिश भारत भारत के उस क्षेत्र को कहते हैं जहाँ पर ब्रिटिश सरकार का प्रत्यक्ष नियंत्रण था, यानी कि भारत के वो क्षेत्र जहाँ पर ब्रिटिश सरकार शासन कर रही थी। तो चलो दोस्तों, अब एक एक ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था को डिटेल से पढ़ते हैं। भारत में अंग्रेजों के लिए भू राजस्व आय का एक प्रमुख स्रोत था। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान मोटे तौर पर 3 प्रकार की भू राजस्व प्रणालियां अस्तित्व में थी। इसमें पहली व्यवस्था है स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा, दूसरी है रैयतवाड़ी व्यवस्था और तीसरी है महालवाड़ी व्यवस्था। इन प्रणालियों में मूल अंतर भू राजस्व के भुगतान के तरीके को लेकर था। पहली भू राजस्व व्यवस्था है स्थायी बंदोबस्त, जिसका दूसरा नाम है जमींदारी प्रथा और इसका ही तीसरा नाम है इस्तमरारी व्यवस्था। तो इसके 3 नाम हैं। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी, तो इस नाम को आपको याद रखना है। 1790 में इस व्यवस्था को लागू किया गया, लेकिन कंपनी के डायरेक्टरों की स्वीकृति कॉर्नवालिस को 1793 ईस्वी में मिली, तो इस व्यवस्था को 1793 में लागू किया गया। इस व्यवस्था के तहत ब्रिटिश भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 19% भाग इसमें शामिल था। ब्रिटिश भारत, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि भारत का वो क्षेत्र जहाँ पर ब्रिटिश सरकार का प्रत्यक्ष नियंत्रण था, उसे ब्रिटिश भारत कहते थे। और ब्रिटिश भारत के ये 19% हिस्से पर इस व्यवस्था को लागू किया गया था। यह बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बनारस और उत्तरी कर्नाटक में लागू की गई थी। इसमें ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी जमींदार की थी। यहां पर आप समझ सकते हो इसको, एक तरफ किसान है जो भूमि पर खेती करता है और दूसरी तरफ ब्रिटिश सरकार है, और यहां पर बीच में ये जमींदार है। जमींदार अब क्या करेगा कि जो किसान है उससे भू राजस्व इकट्ठा करेगा और भू राजस्व इकट्ठा करने के बाद ये ब्रिटिश सरकार को जमा करवाएगा। तो यहाँ पर बिचौलिए के रूप में काम कर रहा है जमींदार। इस व्यवस्था में भूमि का स्वामी जमींदार को माना गया, यानी कि जो भूमि थी उसका स्वामी माना गया जमींदार को। किसान यहाँ पर मजदूर की तरह खेती कर रहा है। इस व्यवस्था में यह तय किया गया कि एकत्र किए गए राजस्व का 10/11 हिस्सा अंग्रेजों को दिया जाना था तथा इसका 1/11 हिस्सा जमींदार को दिया जाना था। इसका मतलब ये हुआ कि मान लेते हैं कि किसान से जमींदार ने 11 बोरी अनाज राजस्व के रूप में लिया। अब इन 11 बोरी अनाज में से 10 बोरी अनाज ब्रिटिश सरकार को देगा और 1 बोरी अनाज जमींदार रखेगा। यानी कि जितना भी राजस्व इकट्ठा किया गया है उसके 11 हिस्से हो गए, उसमें से 10 हिस्से ब्रिटिश सरकार को दिया जाएगा और 1 हिस्सा रखेगा जमींदार। जमींदारों को उसके स्वामित्व में भूमि का उत्तराधिकार के लिए वंशानुगत अधिकार दिए गए, यानी कि भूमि का स्वामी आज जमींदार है तो कल जमींदार की मृत्यु होने के बाद इस भूमि का स्वामी जमींदार का बेटा ही होगा, यानी कि भूमि पर उनका वंशानुगत अधिकार था। अब देखते हैं स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था की क्या विशेषता थी। जमींदारों को भूमि का स्थायी मालिक बना दिया गया और भूमि पर उनका अधिकार पैतृक हो गया। किसानों को मात्र रैयतों का नीचा दर्जा दिया गया, यानी कि किसान एक मजदूर की भांति खेती कर रहा है तथा उसे भूमि संबंधी अन्य परंपरागत अधिकार भी छीन लिए गए। जमींदार भूमि के स्वामी होने के कारण भूमि को बेच और खरीद सकते थे। सरकार का किसानों से कोई प्रत्यक्ष संपर्क नहीं रहा।
इससे कंपनी की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बीच में जो बिचौलिए के रूप में है वो जमींदार आ गया है, तो किसान जो है उसका सरकार से प्रत्यक्ष संपर्क नहीं रहा। अब बात करते हैं स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के क्या लाभ रहे और क्या हानियां रही। तो इस व्यवस्था के जो लाभ रहे उसमें शामिल है, इस व्यवस्था से सबसे अधिक लाभ जमींदारों को हुआ। वे स्थायी रूप से भूमि के मालिक बन गए। लगान की एक निश्चित रकम सरकार को देने के बाद काफ़ी बड़ी धनराशि जमींदार को प्राप्त होने लगी थी। तो यहाँ पर जो जमींदार था उसको भूमि का स्थायी मालिक बना दिया गया। इसके अलावा जमींदार किसान से मनमानी रकम वसूल करता था। इसके बाद सरकार को भू राजस्व देने के बाद जमींदार के पास एक बड़ी राशि बच जाती थी। इस व्यवस्था की जो हानि थी उसमें शामिल है, इस व्यवस्था से सबसे अधिक हानि किसानों को हुई। इससे उनके भूमि संबंधी तथा अन्य परंपरागत अधिकार छीन लिए गए तथा अब वे केवल खेती हर मजदूर बनकर रह गए। तो इस व्यवस्था में किसानों का शोषण हुआ। दूसरी व्यवस्था है रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयत शब्द का अर्थ होता है किसान, तो आपको ये ध्यान रखना है, रैयतवाड़ी व्यवस्था में रैयत शब्द का अर्थ होता है किसान। तो इस व्यवस्था में लगान सीधा किसान से वसूला जाता था और किसान को भूमि का मालिक माना गया। तो इससे पहले जो व्यवस्था थी स्थायी बंदोबस्त, उसमें भूमि का मालिक था जमींदार, और रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का मालिक बना दिया गया है किसान को। स्थायी बंदोबस्त के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने भू राजस्व की एक नई पद्धति अपनाई जिसे रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहा गया। मद्रास के तत्कालिक गवर्नर टॉमस मुनरो द्वारा इसे 1820 ईस्वी में प्रारंभ किया गया। तो इस गवर्नर का नाम आपको याद रखना है, टॉमस मुनरो। इन्होंने 1820 ईस्वी में रैयतवाड़ी व्यवस्था को शुरू किया। इस व्यवस्था के जनक टॉमस मुनरो एवं रीड थे। इस व्यवस्था में ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी किसान की थी, यानी कि जो किसान भूमि को जोत रहा है वही ब्रिटिश सरकार को अब राजस्व देगा। इसमें जमींदार के रूप में जो बिचौलिया था उसको हटा दिया गया है। इसके अलावा यह व्यवस्था पूरे ब्रिटिश भारत के 51% भूभाग पर लागू की गई थी। इस व्यवस्था को बंबई, मद्रास और असम के क्षेत्र में लागू किया गया था। सरकार द्वारा इस व्यवस्था को लागू करने का मुख्य उद्देश्य बिचौलियों यानी कि जमींदारों के वर्ग को समाप्त करना था, क्योंकि स्थायी बंदोबस्त में निश्चित राशि से अधिक वसूल की गई सारी रकम जमींदारों द्वारा हड़प ली जाती थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्थायी बंदोबस्त में कितना लगान किसानों से लेना है ये निश्चित नहीं था। तो जमींदार अपनी मनमानी से किसानों से लगान वसूल करते थे और ब्रिटिश सरकार को जो भू राजस्व है वो कम दिखाते थे कि हमने इतना ही भू राजस्व इकट्ठा किया है। तो जमींदार जो है वो एक बड़ी राशि हड़प लेते थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक तरफ किसान है और दूसरी तरफ यहाँ पर ब्रिटिश सरकार का कर्मचारी है। तब यहाँ पर किसान ब्रिटिश सरकार को डायरेक्ट भू राजस्व दे रहा है। इस व्यवस्था में सरकार ने कर की दरें 35% से 55% तक निर्धारित की। अगर देखा जाए तो ब्रिटिश सरकार उपज से आधे से अधिक कर वसूल कर रही है। इस व्यवस्था में भू राजस्व वसूली का कार्य सरकारी कर्मचारी करते थे, यानी कि ब्रिटिश सरकार के जो कर्मचारी हैं वो डायरेक्ट यहाँ से किसान से भू राजस्व इकट्ठा कर रहे हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था के क्या प्रभाव रहे? तो इस व्यवस्था के अंतर्गत किसानों को बिचौलियों के शोषण से मुक्ति मिली और किसानों को भूमि का मालिक बना दिया गया। इस व्यवस्था में कर की दरें अधिक थी जिससे किसानों का शोषण हुआ। इस व्यवस्था ने साहूकारों को पैदा किया जिन्होंने किसानों को ब्याज देकर उनका शोषण किया। इसके बाद बात करते हैं तीसरी भू राजस्व व्यवस्था है, इसका नाम है महालवाड़ी व्यवस्था। महाल शब्द का अर्थ होता है गांव। तो महालवाड़ी व्यवस्था में महाल शब्द है, इसका अर्थ होता है गांव। इस व्यवस्था के अंतर्गत कर वसूलने का अधिकार गांव के मुखिया को दे दिया गया। इस व्यवस्था में किसानों को भूमि का स्वामी माना गया और उन्हें भूमि को बेचने का और गिरवी रखने का अधिकार दिया गया। इस व्यवस्था की शुरुआत 1822 ईस्वी में होल्ट मैकेंजी ने की थी। तो इनका नाम आपको याद रखना है, होल्ट मैकेंजी ने 1822 ईस्वी में की। महालवाड़ी व्यवस्था में महाल शब्द का अर्थ होता है गांव। अब देखो इस व्यवस्था में क्या हुआ था कि गांव की जो संपूर्ण भूमि है उस पर कर लगाया गया, यानी कि उस पर लगान लगाया गया, और गांव का जो मुखिया है वो सभी किसानों से भू राजस्व इकट्ठा करेगा और भू राजस्व इकट्ठा करने के बाद ये ब्रिटिश सरकार को जमा करवाएगा। तो इस व्यवस्था में पूरे गांव की भूमि पर एक साथ कर लगाया गया और यहाँ पर ब्रिटिश सरकार को कर जो जमा करवाएगा वो जिम्मेदारी दी गई गांव के मुखिया को। इसके अलावा यह व्यवस्था ब्रिटिश भारत के 30% हिस्से पर लागू की गई थी। यह व्यवस्था उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब में लागू की गई। भूमि पर गांव का अधिकार था। ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी समस्त गांव के मुखियाओं की थी।
भूमि कर कुल उपज का 60% तय किया गया और इसे बाद में 50% कर दिया गया। ये निश्चित नहीं थी, बदलती रहती थी। इस व्यवस्था में मुखिया के द्वारा वसूला गया कुल राजस्व का 83% सरकार को खजाने में जमा करवाना होता था। यानी कि गांव का जो मुखिया है वो सभी गांव के किसानों से भू राजस्व जो इकट्ठा करेगा उसका 83% भू राजस्व है वो ब्रिटिश सरकार के खजाने में जमा करवाना होता था। अब बात करते हैं महालवाड़ी व्यवस्था के क्या प्रभाव रहे। इस व्यवस्था में कर किसी एक किसान पर न लगाकर पूरे गांव पर लगाया गया। यहां पर आपको किसान पढ़ना है। यानी कि इस व्यवस्था में कर किसी एक किसान पर ना लगाकर पूरे गांव के किसानों पर एक साथ लगाया गया। इसमें भी भू राजस्व की दरें अधिक थी और निश्चित भी नहीं थी। इस व्यवस्था में गांव का मुखिया भी धीरे धीरे जमींदारों की स्थिति में आ गया और किसानों का शोषण करने लगा। इसका मतलब ये हुआ कि जितना लगान निश्चित किया गया था गांव का मुखिया उससे अधिक भू राजस्व इकट्ठा करता था और ब्रिटिश सरकार के खजाने में वो कम जमा करवाता था, तो इससे किसानों का शोषण हुआ। इस व्यवस्था में किसान और सरकार के प्रत्यक्ष संबंध बिल्कुल समाप्त हो गई। यानी कि इस व्यवस्था में क्या हुआ कि किसान जो है वो ब्रिटिश सरकार से प्रत्यक्ष संपर्क नहीं करेगा, वो जाएगा मुखिया के पास और मुखिया गांव के किसान की बात ब्रिटिश सरकार तक पहुंचाएगा। तो इस व्यवस्था में भी बिचौलिए के रूप में यहाँ पर गांव का मुखिया आ गया। तो इससे ब्रिटिश सरकार और किसानों के बीच का जो संपर्क है वो टूट गया। इस व्यवस्था में क्या हुआ था कि मुखिया को किसानों की भूमि से बेदखल करने का अधिकार दिया गया, जिससे मुखियाओं की शक्ति अत्यधिक बढ़ गई और मुखियाओं द्वारा इस अधिकार का दुरुपयोग किया गया। तो इसका मतलब यह था कि गांव के मुखिया को एक अधिकार दिया गया जो किसान को किसी भी समय भूमि से बेदखल कर सकता था। इस वजह से गांव का किसान मुखिया के दबाव में रहता था कि ये कहीं हमें भूमि से बेदखल ना कर दे। इस वजह से गांव के मुखिया ने किसानों का शोषण किया। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको तीनों भू राजस्व व्यवस्थाएं समझ में आई होगी। इसके अलावा अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। धन्यवाद।